स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के नेक्स्ट टॉपिक केंद्र राज्य संबंध के बारे में। जो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं इनके बारे में देखेंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखेंगे। तो इससे पहले पॉलिटी के जितने भी टॉपिक थे टॉपिक नंबर 28 तक ये सभी कवर कराया जा चुका है। यदि आपने इनके बारे में नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इन सभी का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आज पढ़ेंगे जो कि टॉपिक नंबर 29 केंद्र राज्य संबंध को। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। केंद्र राज्य संबंध, जो केंद्र राज्य संबंध है तो इसे 3 भागों में बांटी जाती है, ठीक है ना। सबसे पहला है विधायी संबंध, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 245 से 255 तक है। दूसरा है प्रशासनिक संबंध, तो इसका वर्णन आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक है। और तीसरा है वित्त संबंध, तो इसका वर्णन 264 से लेकर 293 तक है, ठीक है ना। विधायी संबंध यानी कि कानून बनाने संबंधी अधिकार। प्रशासनिक संबंध यानी कि प्रशासन यानी कि शासन करने संबंधी अधिकार यानी कि कार्यकाली शक्ति। तीसरा वित्त संबंध यानी कि जो पैसा और संसाधन का विभाजन है इनके संबंधी अधिकार। तो इन सभी को 3 पार्ट में कवर करेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जो केंद्र राज्य संबंध है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इन सभी को 3 भागों में बांटेंगे। तो आज पढ़ेंगे सबसे पहले विधायी संबंध के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में प्रशासनिक संबंध के बारे में और तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे वित्त संबंध के बारे में। जो भाग 11 है तो भाग 11 में जो कि विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध वर्णित है, और जो भाग 12 है तो इसमें वित्त संबंध का वर्णन है, ठीक है ना। तो चलिए आज पढ़ेंगे विधायी संबंध के बारे में, जो कि पार्ट 1 है केंद्र राज्य संबंध का। सबसे पहले समझ लेते हैं भारत में जो शासन व्यवस्था है यह कैसी है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। जो हमारा भारत है तो इसमें जो शासन व्यवस्था है यह संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच बांटी जाती है, ठीक है ना। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है तो इसमें जो शक्ति होती है शासन करने की तो यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच बांटी जाती है। जो भारत है तो इसमें एक तीसरा जो कि शासन व्यवस्था भी है जिसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है, जिसमें पंचायती राज और नगर पालिका आती है। तो इनके बारे में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको जो कि मिल जाएगा, ठीक है ना। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटी जाती है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो कनाडा है तो यही से संघात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली भारत ने लिया है। तो देख लेते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर क्या है, ठीक है ना। संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। सबसे पहले देख लेते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था कहते किसे है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, यानी कि जो शक्ति है तो यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच बांट दी जाती है। इसके महत्वपूर्ण देश है जहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था चलती है वह है अमेरिका, भारत आदि, ठीक है ना। इन सभी देशों में जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली है। अब देख लेते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था को। इस व्यवस्था में पूरी शक्ति केंद्र के पास होती है, यानी कि जो शासन करने की शक्ति है यह पूरी तरह से जो कि केंद्र सरकार के पास होती है, इसका विभाजन नहीं हो पाती है, ठीक है ना। राज्य सरकार के पास जो कि शक्ति प्रदान नहीं की जाती है, जितनी भी शक्ति है यह सभी केंद्र सरकार के पास होती है। परंतु भारत में जो यह व्यवस्था है तो यह संघात्मक शासन व्यवस्था है। केंद्र के साथ राज्य को भी यह शक्ति प्रदान की जाती है। देख लेते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण देश को, जहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था वर्णित है। वह है ब्रिटेन, फ्रांस,
जापान, चीन आदि इन सभी देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि जितनी भी शक्ति है यह सभी केंद्र सरकार के पास होती है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है और एकात्मक शासन व्यवस्था है इसके अंतर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र व राज्य के मध्य मुख्यतः 4 प्रकार की शक्तियों का दायित्व का बंटवारा हो सकता है। जो केंद्र और राज्य है तो इनके बीच मुख्य तौर पे 4 प्रकार के शक्तियों का विभाजन हो सकती है। देख लेते हैं। सबसे पहला है विधायिक संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध, तीसरा है वित्तीय शक्ति और चौथा है न्यायिक शक्ति। तो इस 4 प्रकार को जो कि केंद्र और राज्य के बीच बांटी जा सकती है। ठीक है ना। पहला है विधायिक संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध, तीसरा है वित्तीय संबंध और चौथा है न्यायिक संबंध। नोट को ध्यान में रखें। भारत में न्यायिक शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा नहीं किया गया है। जो भारत में न्यायिक प्रणाली है तो यह एकीकृत है। ठीक है ना। जो भारत में न्यायिक प्रणाली है तो यह एकीकृत है, इसका बंटवारा नहीं किया गया है। ठीक है ना। सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, उससे ऊपर जिला न्यायालय, उससे ऊपर उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर आते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इसीलिए जो भारत का न्यायिक प्रणाली है यह एकीकृत और एकल है। इसलिए जो भारत की न्यायपालिका है यह एकीकृत है, इसका बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य नहीं किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध को, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक वर्णित है। जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को कवर कर लेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसका वर्णन जो कि संविधान के भाग 11 में है। जो संविधान के भाग 11 है तो इसमें इसी का वर्णन दिया गया है। केंद्र राज्य संबंध के बीच में विधायी संबंध। ठीक है ना। तो जो भाग 11 है तो इसी में इसका वर्णन दिया गया है। देख लेते हैं अनुच्छेद 245 को। संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। जो भारत का संसद है यानी कि पार्लियामेंट, तो यह भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में विधि बना सकती है, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में जो संसद है यह कानून बना सकती है। इसका वर्णन जो कि अनुच्छेद 245 में है। उसी प्रकार जो राज्य है तो राज्य के जो विधानमंडल है यह राज्य में किसी भी क्षेत्र में जो कि कानून बना सकती है। संसद को राज्य क्षेत्रीय विधायी की शक्ति प्राप्त है, अर्थात संसद केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी कानून बना सकती है यदि वह मामला भारत से संबंधित हो। जो संसद है तो यह केवल भारत के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के क्षेत्र में भी यह कानून बना सकती है यदि वह मामला भारत का हो तब। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ ले। मान के चलिए यूपी की कोई कंपनी है और इसने जो कि अपना कंपनी नेपाल में स्थापित कर ली और इस दशा में यदि जो कि संसद पारित करती है कि जो इस कंपनी है इस पर टैक्स लगेगा, तो जो इससे संबंधित कंपनी जो कि नेपाल में स्थित है तो इस पर भी जो कि टैक्स लगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो 245 अनुच्छेद में यही कहा गया है कि जो संसद है यह केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कानून बना सकती है यदि वह मामला भारत का हो तब। आगे चलते हैं। देख लेते हैं अब अनुच्छेद 245 के अपवाद। जो अनुच्छेद 245 है तो इसके कुछ अपवाद भी है। अनुसूचित क्षेत्र यानी कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र है तो इसमें जो भी संसद का कानून है यह तभी लागू होगा जब राज्यपाल चाहेंगे। ठीक है ना। यानी कि राज्यपाल के अनुमति के बाद ही वह कानून जो कि उस क्षेत्र में लग पाएंगे। जनजातीय क्षेत्र, जो जनजातीय क्षेत्र है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, तो इन 4 राज्यों में संसद का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। ठीक है ना।
जो जनजातीय क्षेत्र है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, तो इनमें संसद के द्वारा कोई भी कानून इसमें लागू नहीं होगी। जो संसद कोई भी कानून लाते हैं तो यह पूरे देश में लागू होगी, परंतु इन 4 राज्यों में लागू नहीं होगी। अगर होगा भी तो संशोधन के द्वारा लागू होगा। कुछ केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति को नियम बनाने का अधिकार है, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति है तो इन्हें शक्ति प्राप्त है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं जहाँ पे वह नियम बना सकते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर एंड नगर हवेली तथा दमन एंड दीव। जो दादर नगर हवेली है और दमन एंड दीव है यह एक ही हो चुका है। तो इन 3 केंद्र शासित प्रदेश में जो राष्ट्रपति है यह नियम बना सकते हैं। ठीक है ना, इसे एक बार और देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जो अनुच्छेद 245 है तो इसके कुछ अपवाद है। अनुसूचित क्षेत्र में संसद का कानून लागू नहीं होगा। यदि होगा भी तो यह राज्यपाल पर निर्भर करता है। राज्यपाल चाहे तो इसे लागू कर सकते हैं और चाहे तो लागू नहीं कर सकते हैं। जनजातीय क्षेत्र जो कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों में संसद का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। यदि होगा भी तो संशोधन के द्वारा होगी। और कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जिनमें राष्ट्रपति को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। अब है केंद्र और राज्य के बीच विषय के आधार पर संबंध। जो 3 सूची है इनके बारे में देख लेते हैं। जो अनुसूची होती है यह अलग है और जो सूची है यह अलग है। तो अनुच्छेद 246 में यही कहा गया है, विषय के आधार पर केंद्र और राज्य की विधायी शक्ति का बंटवारा 3 सूची के माध्यम से किया जाएगा। जो केंद्र है और राज्य है तो इसमें विधायी शक्ति को 3 भागों में 3 सूची के माध्यम से बांटा गया है। पहला है संघ सूची, जिसे यूनियन लिस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है राज्य सूची, जिसे स्टेट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है समवर्ती सूची, जिसे कंकरेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं जिससे आपको किसी प्रकार के कन्फ्यूजन न हो। सबसे पहले है संघ सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। जो संघ सूची है तो इसमें जो कानून बनाया जाता है तो यह केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। वर्तमान में इसमें 100 विषय है, परंतु मूल संविधान में इसमें मात्र 97 विषय ही थी। जो संघ सूची है तो इसमें कानून बनाने का अधिकार जो कि केंद्र सरकार के पास है और इसमें कुल मिलाकर वर्तमान में 100 विषय है। और जब संविधान बना था तो उस समय इसमें मात्र 97 विषय ही थी। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से विषय है। तो इसमें रक्षा, विदेशी, संचार, रेल, पर्यटन, मुद्रा और बैंकिंग, ये सभी जो कि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुल मिलाकर वर्तमान में 100 विषय है। उसमें से कुछ यह है रक्षा, विदेशी, संचार, रेल, पर्यटन, मुद्रा, बैंकिंग आदि। अब है राज्य सूची। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। जो राज्य सूची है तो इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, यानी कि जो राज्य सरकार है यह कानून बना सकते हैं। वर्तमान में इसमें 61 विषय है। मूल संविधान में इसकी संख्या 66 थी। ठीक है ना। जो राज्य सरकार है तो इनको कुल मिलाकर वर्तमान में 61 विषय प्रदान किए गए हैं, यही जो कि मूल संविधान में 66 थी। देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे कि लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि आदि। ठीक है ना। ये सभी जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण है कृषि, जो कि बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कृषि है तो यह किसके अंतर्गत आती है, तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अब है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। ठीक है ना। जो समवर्ती सूची है कंकरेंट लिस्ट, तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। वर्तमान में इसमें जो कि 52 विषय है।
मूल संविधान में इसकी संख्या 47 थी। जो समवर्ती सूची है तो इसमें कुल मिलाकर वर्तमान में 52 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें मूल संविधान में 47 विषय ही प्राप्त थी। देख लेते हैं कुछ विषय को, जैसे कि शिक्षा, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, दंड प्रक्रिया आदि। ये सभी विषय जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लिए तीनों सूची के बारे में। एक बार और इसे शॉर्ट में देख लेते हैं। संघ सूची, तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है। इसमें जो कि वर्तमान में 100 विषय प्रदान किए गए हैं। मूल संविधान में इसकी संख्या 97 थी। इसमें रक्षा, विदेशी, संचार, रेल, पर्यटन, मुद्रा और बैंकिंग आदि आते हैं। उसके बाद है राज्य सूची। तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार जो कि राज्य सरकार के पास है। इसमें वर्तमान में 61 विषय प्रदान किए गए हैं। वही मूल संविधान में इसकी संख्या 66 थी। इसमें लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, कृषि आदि आते हैं। और तीसरा है समवर्ती सूची। तो इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास प्राप्त है। इसमें वर्तमान में 52 विषय है। यही मूल संविधान में इसकी संख्या 47 थी। और इसमें शिक्षा, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, दंड प्रक्रिया आदि विषय आते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद है कि आपको ये सभी याद भी हो गया होगा। नोट को ध्यान में रखें। तीनों सूची में शामिल विषयों का उल्लेख जो कि अनुसूची 7 में है। जो संविधान में अनुसूची है तो अनुसूची की संख्या वर्तमान में 12 है। यही मूल संविधान में इसकी संख्या मात्र 8 थी। ठीक है ना। तो जो 7वीं अनुसूची है तो इसी में इन तीनों सूची के बारे में वर्णन किया गया है। संघ और राज्य सूची को कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो संघ सूची है और राज्य सूची है तो इसे कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो समवर्ती सूची है तो इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद सभी विषयों पर कानून बना सकती है। जो केंद्र शासित प्रदेश है तो वर्तमान में इसकी संख्या 8 है। तो इसमें जो संसद है यह सभी विषय पर कानून बना सकती है। जितने भी प्रकार के विषय है इन सभी विषय पर जो कि संसद कानून बना सकती है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। इसके बाद है अनुच्छेद 248। जो अनुच्छेद 248 है इनके बारे में देख लेते हैं। ऐसे विषय जिनका जिक्र तीनों सूचियों में से किसी में नहीं किया गया है, यानी कि जो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इनमें से किसी में इनका जिक्र नहीं किया गया है तो उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो कि संसद को दिया गया है। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनका उल्लेख इन तीनों में से किसी में नहीं किया गया है तो इस प्रकार के विषय को अवशिष्ट सूची कहा जाता है। जो अवशिष्ट सूची है तो यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो 248 में यही कहा गया है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनका जिक्र इन तीनों सूचियों में से किसी में नहीं किया गया है तो इस पे कानून बनाने का अधिकार जो कि संसद के पास है और यह जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब देख लेते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है ना। यानी कि जो संसद है यह कुछ ऐसे विशेष परिस्थिति होती है जिनमें राज्य सूची पर यह कानून बना सकते हैं। देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले है अनुच्छेद 249। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन वह कानून केवल 1 साल तक ही प्रभावी होगी। ठीक है ना। यानी कि जो राज्यसभा है यह 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर देती है कि जो यह विषय है यह राष्ट्रीय हित का है तो उस संबंध में तो जो संसद है यह राज्य सूची के किसी विषय पर जो कि कानून बना सकती है। ठीक है ना। परंतु वह केवल 1 वर्ष तक ही प्रभावी होगी। 249 में यह कहा गया है कि राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर देती है कि जो यह विषय है यह राष्ट्रीय हित का है
ठीक है ना। तो उस परिस्थिति में तो जो संसद है यह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आगे चलते हैं। अब है अनुच्छेद 250। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान है। जो राष्ट्रीय आपातकाल की दशा यदि देश में उत्पन्न होती है तो इस दशा में संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान है। ठीक है ना। यानी कि 250 के जरिए यदि राष्ट्रीय आपातकाल की दशा होती है तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। इसके बाद है अनुच्छेद 251, देख लेते हैं। इसके अनुसार अनुच्छेद 249 और 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून एक दूसरे का विरोध करें तो इस दशा में केंद्र का कानून ज़्यादा प्रभावी होगा, जो अनुच्छेद 249 है और अनुच्छेद 250 है। तो इन दोनों के बारे में जो कानून है यह संसद भी बनाते हैं और जो राज्य विधानमंडल है यह भी बनाते हैं। और इस दशा में जो कि विरोध उत्पन्न हो जाती है तो इसमें जो केंद्र सरकार का कानून होगा यह ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक है ना। तो इसी का वर्णन जो कि अनुच्छेद 251 में कहा गया है। ठीक है ना। 251 में यही कहा गया है कि 249 और 250 के अंतर्गत जो भी कानूनी शक्ति प्रदान है संसद और राज्य को राज्य सूची पर कानून बनाने का, यदि राज्य सरकार भी कोई भी कानून बना देती है और संसद भी कानून बना देती है और इस पर जो कि टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जो केंद्र सरकार का कानून है यह ज़्यादा प्रभावी होगी। अनुच्छेद 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। जो 252 है तो इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य यदि अनुरोध करे संसद को कि किसी भी राज्य सूची के विषय पर वह कानून बना दे तो वह कानून बना सकती है। और यह कानून जिन जिन राज्यों ने अनुरोध किया है उन्हीं पर लागू होगी। यदि दूसरा राज्य भी यदि इससे प्रभावित होकर इस कानून को लागू करना चाहते हैं तो इसे लागू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 252 में यही कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर जो संसद है यह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके बाद है अनुच्छेद 254, संसद द्वारा बनाए गए कानून का राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच यदि टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो संसद के कानून ज़्यादा प्रभावी होगी। जो अनुच्छेद 254 है तो इसमें यही कहा गया है, मान के चलिए किसी विषय में जो कानून है यह संसद भी बनाती है और राज्य विधानमंडल के द्वारा भी बनाई जाती है और इसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इस दशा में जो संसद द्वारा बनाई गई कानून है यह ज़्यादा प्रभावी होगी। ठीक है ना। तो 254 में यही कहा गया है जो कि सभी विषय के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु जो 252 थी तो इसमें केवल 249 और 250 के जो अनुच्छेद है इसके बारे में कहा गया था। ठीक है ना। 254 में जितने भी विषय है इनके बारे में कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून यदि इसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो संसद द्वारा बनाई गई कानून है यह ज़्यादा प्रभावी होगी। तो नोट को ध्यान में रखें क्योंकि नोट से ही ज़्यादातर प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। लेकिन यदि किसी राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति के बाद बना है तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होने पर उस राज्य में राज्य का कानून ज़्यादा प्रभावी होगी। तो इसे आसानी से समझ ले। मान के चलिए कोई भी विषय है और उसकी सहमति जो कि राष्ट्रपति ने दिया है, ठीक है ना, तो इसमें यदि टकराव होता है तो उस स्थिति में जो राज्य का कानून है यह ज़्यादा प्रभावी होगी। ठीक है ना। संसद के बदले जो राज्य का कानून होगा यह ज़्यादा प्रभावी होगी क्योंकि राष्ट्रपति ने इसकी सहमति प्रदान की है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, विधायी संबंध का वर्णन किस अनुच्छेद में है?
जो विधायी संबंध है तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 245 से 255। क्वेश्चन नंबर 2, वित्तीय संबंध का वर्णन किस भाग में है? तो ऑप्शन सी भाग 12 में है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था भारत ने किस देश से लिया है? तो ऑप्शन सी कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में विधि बना सकती है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 245 में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के विषय है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल है? तो ऑप्शन ए जो कि 61 विषय वर्तमान में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से समवर्ती सूची के विषय है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, अवशिष्ट सूची में कानून कौन बनाते हैं? तो इसमें कानून जो कि संसद के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन बी। चलिए चलते आज के अंतिम प्रश्न पे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 252 में। ठीक है ना। 2 और 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर जो संसद है या राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, ऑप्शन सी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।